नमस्कार। कल की क्लास में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और आज हम लेकर के आए साउथ अमेरिका। और सबसे पहला क्या होगा इसका पोर्शन, पॉलिटिकल पोर्शन होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल पोर्शन। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पोर्शन में देखिएगा और उससे पहले क्या करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, रोज़ रोज़ कहते तो हैं, करते कुछ नहीं हो। चलो आज भी ना करिएगा, हैं? कसम खा लेना करेंगे नहीं। चलो फिलहाल देखते हैं पॉलिटिकल के बारे में। ये कौन सा टॉपिक है हमारा, साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा साउथ अमेरिका। और जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड में आपने देखा होगा इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है, एशिया। आपको याद होगा चित्र बनाए थे वर्ल्ड में, तो पूरा देखो। ये एशिया, ये अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और नीचे चले जाओ कौन, अंटार्कटिका। सबसे ऊपर चले जाओगे फिर कहाँ, यूरोप। और लास्ट में कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो पहला पॉइंट इसका क्या लिखोगे, इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया का कौन सा है, चौथा बड़ा महाद्वीप है। नेटिव्स के मूल निवासी कौन है, रेड इंडियन। जनरली साउथ अमेरिका के ही नहीं हैं, पूरे अमेरिका के ही हैं। और रेड इंडियन मुख्यतया 3 से मिलकर बना है। इसमें 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, मेस्टिजो, मुलेटो, जैम्ब्रो। यूपीएससी का एग्जाम आप जब देंगे ना, तो इसमें बहुत डीप में पूछता है। जनरली आपको बेसिक नॉलेज में क्या रहेगा कि अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं। तो अमेरिका में चाहे नॉर्थ इंडिया चाहे साउथ इंडिया हो, तो जनरली क्या रहता है, रेड इंडियन। लेकिन जब डीप थोड़ा सा जाओगे तो फिर रेड इंडियन में भी 3 मिलेंगे आपको। कौन से, मेस्टिजो, मुलेटो, जैम्ब्रो। और एक खास बात याद रखिएगा, मेस्टिजो जो है इन तीनों में सबसे नई है और सबसे पुरानी कौन सी प्रजाति है, जैम्ब्रो। उसके बाद कुल कितने देश हैं साउथ अमेरिका में, 14। जनरली यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे 12 बताएंगे, 12 नहीं है, कुल 14 हैं। देश कितने हैं, 12। 2 क्या हैं उसमें से, अधिकृत। 12 देखो बोले, अगर पूछे देश कितने हैं तो फिर 12 है। कुल देश कितने हैं, 14 हैं। क्यों, क्योंकि 2 कैसे हैं, अधिकृत हैं। अधिकृत का मतलब इन पे किसी अन्य देश का कब्जा है। जैसे 14 देश देख लो, तो जैसे यहाँ पे देखो ये वाला देश फ्रेंच गुयाना। अच्छा, ये कहाँ देखोगे, एटलस खोल के बैठिएगा तभी उसमें पता चलेगा, पॉलिटिकल वाला। तो फ्रेंच गुयाना, और इस पर देखो ब्रैकेट में लिखा भी होगा फ्रांस। तो इसका मतलब फ्रेंच गुयाना पे किसका कब्जा है, फ्रांस का। फ्रेंच गुयाना के बाद सूरीनाम, उसके बाद गुयाना, फिर वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वेडोर, पेरू। यहाँ चले आओगे तो दिएगा कौन सा, बोलिविया, फिर कौन, पराग्वे, और ये कौन, उरुग्वे, और ये तो बहुत बड़ा सा है ही, कौन सा, ब्राज़ील। उसके बाद ये अर्जेंटीना, और उसके बाद ये चिली। 14वां कौन सा है, 14वां ये फॉकलैंड है। फॉकलैंड को मालवीना भी कहते हैं। और इस पर वर्तमान में किसका कब्जा है, यूके का। तो देखो 2 अधिकृत वाले कौन है, एक फॉकलैंड है और एक फ्रेंच गुयाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील, और सबसे छोटा कौन है, फॉकलैंड। वर्तमान में इस पे कब्जा किसका है, यूके का। उसके बाद देखो खास बात क्या है, इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। पक्षियों का महाद्वीप क्यों कहते हैं, फिजिकल पोर्शन पढ़ाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता लिए कौन बैठा है, ब्राज़ील। और सर्वाधिक जैव विविधता का तात्पर्य ये हुआ कि सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होगा। सूर्य का प्रभाव होता ज़्यादा कहाँ है, 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री के बीच का एरिया, यहाँ सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होने के कारण इस एरिया में वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगी, तो इस एरिया में वर्षा भी ज़्यादा हो जाएगी। तो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ या जीव जंतुओं की प्रजातियाँ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है, यही है। और यहाँ पे एक अमेजन नदी बहती है। फिजिकल पोर्शन इसका नेक्स्ट हमारा होगा वीडियो, तो उसमें बहुत विधिवत हम फिजिकल का एरिया बताएंगे, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन फिर भी समझो, अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन बेसिन कहा जाता है। और इसके जंगल का नाम भी है अमेजन के जंगल या ब्राज़ील के जंगल। तो दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता लिए बैठे हैं ये। तो इसीलिए यहाँ पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। और पक्षियों का देश भी कौन सा हो जाएगा, तो वो कहाँ पड़ेगा, ब्राज़ील में, क्योंकि अमेजन नदी का प्रवाह ज़्यादा कहाँ है, ब्राज़ील में। तो देखो अगला पॉइंट ब्राज़ील के बारे में लिखा भी होगा, इसे क्या कहते हैं, पक्षियों का देश, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। अच्छा,
सबसे बढ़िया खास बात यह है कि इसका ये जो समुद्री किनारा है ये वाला ब्राज़ील का है, इसका एक नाम है क्या, केप बन्ना पुलिन। फिर कुछ और खास बात देख लो, पॉलिटिकल मैप में देखोगे तो ब्राज़ील की सीमा देखोगे फ्रेंच गुयाना से टच कर रही है, सूरीनाम से टच कर रही है, गुयाना से टच कर रही है, वेनेजुएला से कर रही है, कोलंबिया से कर रही है, पेरू से कर रही है, इक्वाडोर से देखो नहीं कर रही है। उसके बाद बोलिविया से कर रही है, पराग्वे से कर रही है, थोड़ी सी देखो उरुग्वे से कर रही है, और ये देखो यहाँ पे अर्जेंटीना से भी कर रही होगी, और चिली से नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ब्राज़ील की जो सीमा है वो इक्वाडोर और चिली से स्पर्श नहीं करती है। अच्छा, पूरा मैप क्या हो जाएगा, पूरा मैप दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो हमारा लैंड एरिया और दूसरा वाटर एरिया। तो हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से स्पर्श करती है। तो ब्राज़ील की देखो सीमा समुद्र से स्पर्श कर रही होगी, ऊपर वाली फ्रेंच गुयाना की भी सीमा स्पर्श कर रही होगी, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, इनकी सबकी, चिली की, अर्जेंटीना की, उरुग्वे की, इनकी सबकी सीमा समुद्र से स्पर्श कर रही होगी, सिर्फ दो को छोड़कर, किसको, बोलिविया और पराग्वे। तो ऐसे देश जिनकी सीमा का साझा कभी भी समुद्र से नहीं होता है कैसे कहलाते हैं, लैंडलॉक कंट्री कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलिविया और पराग्वे कैसे हैं, स्थलबद्ध देश हैं, यानी लैंडलॉक कंट्री हैं। अच्छा, चिली की खास बात देखो। अच्छा, और एक चीज़, चिली की खास बात नहीं, पहले यहीं देख लो। तो ये क्या हो गए, बोलिविया और पराग्वे कैसे हो गए, लैंडलॉक कंट्री हो गए, क्लियर है। और ब्राज़ील और की सीमा इक्वाडोर और चिली से स्पर्श नहीं करती है। साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा, ये देखो डैश 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 करके लाइन जा रही होगी, पॉलिटिकल मैप भी देखिएगा, क्या है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कितने देशों से गुजरती है, 3 देशों से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, देखो मिलेगा पॉलिटिकल में देखिएगा। ऐसे ही मकर रेखा 23 डिग्री हाफ साउथ कितने देशों से गुजरती है, 4 देशों से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजर रही है, चिली से गुजर रही है, अर्जेंटीना से गुजर रही है और पराग्वे से गुजर रही है। चित्र में देखिएगा साफ तौर पे नज़र आएगा। ठीक, चलो अगला देखो, चिली। चिली की खास बात क्या है, चिली की खास बात ये है कि ये दुनिया में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, और यहाँ की एक चुकी कमाता खान है जो दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अर्जेंटीना की राजधानी देखोगे ब्यूनस आयर्स, और चिली की राजधानी देखोगे सैंटियागो। पॉलिटिकल मैप में देखो खुद साफ तौर पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ दिया होगा ब्यूनस आयर्स और यहाँ दिया होगा सैंटियागो, और सैंटियागो के तुरंत ऊपर देखिएगा पॉलिटिकल में दिया होगा वालपरेजो, देखो दिया होगा ब्यूनस आयर्स से लेकर के वालपरेजो तक एक स्थल मार्ग है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ साउथ अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका का क्या है, सबसे बड़ा राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक, ब्यूनस आयर्स से लेकर के वालपरेजो तक। अच्छा, ब्राज़ील की खास बात और देखो क्या है, दुनिया में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील, और साथ साथ दुनिया में सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की खास बात ये है कि इसके जो कहवा बागान हैं उनका एक नाम दिया जाता है क्या, फजेंडा। अच्छा, कहवा किस मिट्टी में पैदा होगा, काली मिट्टी में पैदा होगा, और यहाँ की जो काली मिट्टी है उसको काली मिट्टी ना कह करके क्या कहते हैं, टेरा रोसा। तो ब्राज़ील के कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं और यहाँ की मिट्टी क्या आती, टेरा रोसा। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे नहीं आता है, ये जनरली सभी लड़कों को पता होता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कोलंबिया से, तो कोलंबिया के कहवा बागानों को क्या कहते हैं, किंका, और यहाँ की मिट्टी का कोई भी नाम नहीं है। फिलहाल होगी कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी होगी। चलो और देखो, पेरू। ये पेरू के तट पे कौन सी चिड़िया पाई जाती है, गुआनो चिड़िया। दरअसल होता क्या है, जब ओशियानिक करंट पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे यहाँ से पेरू या हम्बोल्ट की करंट जाती है और जीरो के आसपास वार्म करंट चलती है, ये दोनों आपस में मिलती हैं। इसका मतलब कोल्ड करंट और वार्म करंट का जब मिलन होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, जिसको खाने के लिए फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, जिनको खाने के लिए जू प्लैंक्टन आते हैं। और जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जिनका नाम क्या होता है, एंकोब्रीज मछली। और इन मछलियों को खाने के लिए वहाँ एक गुआनो चिड़िया आती है, और इसकी खास बात क्या है, इसकी मीट, इसकी लेट्रिन में नाइट्रेट पाया जाता है। अगला बोलिविया, इसको देख लो। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे जंक्शन बोलिविया में स्थित सांता क्रूज है, और बोलिविया की राजधानी जो है ला पाज, ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है।
और ऐसे ही देखोगे इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। ऊंचाई पर स्थित का तात्पर्य जैसे मान लो पर्वतीय क्षेत्र में तुम्हारा घर बना हुआ है तो वो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। अब मान लो जमीन पर ही मेरा घर बना हुआ है लेकिन वो पता चला 20 मंजिल का बना हुआ है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा मकान पता चला हमारा हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई पर स्थित पता चला 2 ही मंजिल का मकान है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में तो ऊंचा किसका हो जाएगा? आपका। तो ऊंचाई पर स्थित इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो। ये ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और बोलिविया की राजधानी ला पाज है, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। और खास बात देखिएगा, यहीं पर देख लीजिए, बोलिविया और पेरू की सीमा पर पॉलिटिकल में देखिएगा लिखा होगा एल टिटिकाका, लेक टिटिकाका, टिटिकाका झील। इट इज़ द हाईएस्ट नेविगेशनल लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील है, यहाँ नाव प्रतियोगिता होती है। अच्छा, गुयाना तथा सूरीनाम, ये गुयाना और सूरीनाम किसके लिए फेमस हैं? बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए। अब बॉक्साइट है क्या? मेनोर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या है? प्रमुख अयस्क है। अच्छा चलो और देखो, अच्छा लोहे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? लोहे की खानें पाने का तात्पर्य आखिर साउथ अमेरिका में लोहा कहाँ कहाँ पैदा होता है? तो ब्राज़ील में भी होता है, चिली में भी होता है, अर्जेंटीना, ये सभी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छा, लोहा सबसे अधिक उत्पादित होता कहाँ है? तो लोहे का उत्पादन अर्थात अच्छा लोहा, शुद्ध लोहा कहाँ पैदा होता है? यूक्रेन में। लेकिन लौह अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं? ऐसा खनिज जिसमें धातुएं उपस्थित हों, वो अयस्क कहलाता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो ऐसे अयस्क जिनमें धातुएं उपस्थित हों, ऐसे खनिज जिनमें धातुएं उपस्थित हों, क्या कहलाते हैं? अयस्क। तो लौह अयस्क सबसे अधिक कहाँ होता है? वो ब्राज़ील में। क्लियर है? चलो अच्छा, कापर, वैसे तो कापर सर्वाधिक कहाँ पैदा हो रहा था? चिली में, लेकिन कापर अन्य जगह भी पैदा होता है। बोलिविया में भी होता है, वेनेजुएला होता है, अर्जेंटीना होता है, चिली होता है। ये कुछ पॉलिटिकल से रिलेटेड बेसिक बातें थीं। 2-3 चीज़ें और छूट चुकी हैं, वो भी देख लो। जो मकर रेखा है, मकर रेखा के ऊपर देखोगे एक शहर मिलेगा आपको, रियो डी जेनेरियो। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अमेरिका एंड सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन नहीं, सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध जीरो के नीचे क्या हो जाएगा? पूरा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, जो किस में स्थित है? साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो। शासक किस देश में पड़ता है? तो ब्राज़ील में पड़ता है। और इसी डैश डैश के नीचे देखोगे साओ पाउलो, साओ पाउलो, और उसके नीचे देखोगे सेंटोस। दरअसल है क्या? सेंटोस तुरंत मिलेगा, उसके थोड़ा सा नीचे तिरछा देखोगे तो क्या मिलेगा? साओ पाउलो मिलेगा। सेंटोस कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, और साओ पाउलो किसके नाम से जाना जाता है? इसे कावा मंडी कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रहीं, ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है। फिजिकल थोड़ा डीप में चलेगा, तो पॉलिटिकल थोड़ा बेसिक होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वैसे पॉलिटिकल में इतना काफ़ी है जहाँ तक मुझे लगता है, फिजिकल थोड़ा डीप में चलेगा। चलो तब तक ले रखते हैं, नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।